नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पवार क्लासेस देवपुरा में। आज हम बाल मनोविज्ञान के कुल पूरे 30 प्रश्न लेके आए पूरी मनोविज्ञान से रिलेटेड, जो हमारी रीट स्पेशल टेस्ट सीरीज़ थर्ड है, जो रीट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज़ है। तो आज हम इन 30 क्वेश्चनों में जितना भी मनोविज्ञान का टॉपिक रीड से रिलेटेड है वो सारा जोड़ा हुआ है। उसमें से हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पुराने मित्रों से निवेदन है कि वो चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज़ के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें और शुरुआत करते हैं आज के अच्छे MCQ 30 पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार परिभाषा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मतलब किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है? ये बात कौन कहता है? ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपके स्किनर, दूसरा कोलसेनिक, तीसरा है ब्लेयर, चौथा है कुप्पुस्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर एक स्किनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किनर ने कहा था कि अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायक होती है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला सवाल, दूसरा नंबर का सवाल है। सवाल आपके सामने है, विकास के नियमों में शामिल है। कौन कौन से नियम होते हैं विकास के? निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम, विकास की दिशा का नियम, या उपरोक्त सभी? तो मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को आता होगा इसका तो राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंतरता का सिद्धांत भी होता है इसमें, परस्पर संबंध का नियम भी लगा हुआ होता है, विकास की दिशा भी होती है। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा, बहुत अच्छा सवाल है। अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग, अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक। पूछा है कुछ सीमा तक। तो पहला ऑप्शन आपके शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, या संवेगात्मक विकास के लिए। तो अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक। कहाँ तक? मतलब अभिवृत्ति किस लिए यूज़ की जाती है ये अभिवृत्ति शब्द? तो अभिवृत्ति शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ की जाती है? शारीरिक विकास के लिए। क्योंकि केवल अभिवृत्ति शरीर के विकास के लिए, जो शारीरिक बनावट होगी उसी तक होती है, बाद में तो अभिवृत्ति खत्म हो जाती है। और विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अभिवृत्ति क्या हो जाती है? शारीरिक विकास के लिए मानी जाती है। अगला सवाल, चौथा सवाल कह रहा है आपके सामने, ब्रॉनफेन-ब्रूनर, बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक है ये भी। ब्रॉनफेन-ब्रूनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के कितने स्तर हैं? कितने स्तर होते हैं भाई? पहला है 3, दूसरा 7, तीसरा 5, चौथा 1। तो चौथे में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे में राइट आंसर हो जाएगा आपके सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, 5। कितने हैं वो राइट होते हैं? 5 पर्यावरण तल के स्तर होते हैं। अगला सवाल, पांचवा, बहुत ही अच्छा सवाल है, पियाजे से लिया हुआ। और पियाजे से जाहिर सी बात अगली बार रीट में 1-2 सवाल बनेंगे ही बनेंगे श्योर। तो पांचवा सवाल है, जीन पियाजे के मानव संज्ञान विकास की किस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानताएं व असमानताएं बताना आदि के योग्य हो जाता है? तो बताइए। पहली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है अंतर करना, तुलना करना और समानताएं व असमानताएं बताना कौन सी अवस्था में होता है? तो 5वें में राइट आंसर हो जाएगा बी,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल शानदार, छठा सवाल शानदार परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किस विद्वान की परिभाषा है बताइए। क्रो एंड क्रो, स्किनर, क्रॉनबेक या गिलफोर्ड। तो छठे में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्किनर। क्या हो जाएगा, बी स्किनर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कौन बताता है, स्किनर बताता है। तो स्किनर की आज 2 परिभाषाएं आ गई है। सातवां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व नहीं है, पूछा है नहीं है, ध्यान रखना। क्या पूछा है, नहीं पूछा है भाई। तो नहीं पूछा है तो नहीं का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर में चारों ऊपर कर देता हूँ। पहला है, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील रहता है। दूसरा, यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। तीसरा, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। और चौथा है, यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सिखाने में कोई महत्व नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा अपने डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भी यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सिखाने में कोई महत्व नहीं रखता। अगला सवाल आठवां देखेंगे। आठवां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है, फिर नहीं पूछा है। पहला है चालक, दूसरा आवश्यकताएं, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा है उद्दीपन। तो कौन सा राइट हो जाएगा बताइए। आठवें में कौन सा राइट हो जाएगा, देखो चालक होता है, आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा में उद्दीपन होता है, तो सी वाला राइट हो जाएगा, अभिवृत्ति सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल नौवे को देखिए आप। अधिगम के अंतर्गत अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, क्या महत्व होना चाहिए नौवे का। पहला ऑप्शन आपके व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, दूसरा रुचि जागृत करने में सहायक, तीसरा अनुशासन स्थापित करने में सहायक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 9th में क्या हो जाएगा, सभी राइट लग रहे हैं मुझे तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने 10वां, पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य नवीनता का सर्जन करना है। सर्जन नाम आ गया तो जाहिर सी बात आपको उत्तर आ जाना चाहिए। पहला सृजनात्मक चिंतन, दूसरा तार्किक चिंतन, तीसरा अमूर्त चिंतन, चौथा अमूर्त चिंतन। यहाँ पे चिंतन का नवीनतम सृजन की बात कर रहा है, तो नवीनतम सृजन की बात कर रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए नंबर। क्या हो जाएगा 10वें में हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल 11वां, शानदार प्रश्न 11वां देखेंगे। 11वां कह रहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यानी ज्ञानार्जन की क्षमता है। ये परिभाषा किसकी है बुद्धि में, ज्ञानार्जन की क्षमता के लिए कौन कहता है, टर्मन की बात होती है, वुडवर्थ की बात होती है, या वुड्रो की बात होती है, या बिन्ने की बात होती है, किसकी बात होती है, ये कौन कहता है कि ज्ञानार्जन, बुद्धि ज्ञानार्जन है या क्षमता है ज्ञानार्जन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुड्रो, सी राइट हो जाएगा। अगला है 12वां सवाल, ये भी शानदार है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादक सभी को आना चाहिए। मात्रा का सिद्धांत कौन सा है बताइए। थॉर्नडाइक, केली, थ्रस्टन या स्पीयरमैन। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए थॉर्नडाइक ने मात्रा सिद्धांत दिया था। अगला सवाल 13वां सवाल कह रहा है निम्न में से क्या व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। फिर सवाल पूछा है नहीं वाला, परीक्षा में नहीं वाले ही आएंगे अधिकतर, ध्यान रखना। तो आत्मचेतना, सामाजिकता, तीसरा सामंजस्यता, चौथा अनेकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, 13वें का डी हो जाएगा अनेकता, डी वाला। अगला सवाल 14वां 14 नंबर, व्यक्तित्व मापन
की प्रक्षेपण विधि के तहत आती है? कौन सी आती है? समाज मिति विधि, निरीक्षण विधि, वाक्य पूर्ति विधि, आत्मकथा विधि। वाक्य पूर्ति विधि या आत्मकथा विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। भाई देखो तीनों अलग दिख रही है, ये एकमात्र ये अलग दिख रही है, तो प्रक्षेपी विधि में आती है वाक्य पूर्ति विधि। IBT, CAT, SAT ये सभी किस में आती है? भूल भुलैया ये सभी इसमें आती है प्रक्षेपी में। ठीक है, फिर है 15वां सवाल। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अभिरुचि, व्यक्तित्व, उपलब्धि या उपरोक्त सभी? बताइए। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं में अभिरुचि भी होती है, व्यक्तित्व भी होता है, उपलब्धि भी होती है और उपरोक्त सभी, तो यानी तीनों होती है। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। 16वां सवाल। 16वां सवाल देखेंगे आप। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली सामाजिक कारक है? कौन सा प्रमुख कारक सामाजिक है? विद्यार्थियों में भाषा संबंधी दोष व कमियां, परिवार का ठोस अनुशासन, परस्पर सहयोग का अभाव, विद्यालय का वातावरण। तो सामाजिक प्रक्रिया पूछ रहा है। सामाजिक प्रक्रिया पूछेगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? 16 में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, परस्पर सहयोग का अभाव। भाई समाज में होता है ना परस्पर सहयोग का अभाव, भाई सहयोग होना चाहिए, अगर अभाव रहेगा तो सामाजिक कारक बन जाएगा वो मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो सी राइट हो जाएगा। अगला 17वां सवाल देखेंगे। 17वां सवाल कह रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत समायोजन की समस्या नहीं है? देखो फिर नो पूछा है, नो नहीं। तो पहला है संवेगात्मक समायोजन समस्या, दूसरा लैंगिक समायोजन समस्या, तीसरा शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी समायोजन समस्या, और चौथा है व्यवसाय से असंतुष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? 17वें का राइट आंसर व्यवसाय से असंतुष्टि, डी। यहाँ पर समस्या नहीं पूछा तो यही राइट होगा। अगला सवाल 18वां, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में असफल हो जाता है तो वह किसी अन्य सफल व्यक्ति के साथ साथ संबंध स्थापित कर लेता है। यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? पहला तादात्म्य स्थापित करना, दूसरा है शोधन, तीसरा है पलायन, चौथा है उदात्तीकरण। तो ये रक्षात्मक युक्ति आपको पढ़ना है क्योंकि इनमें से एक सवाल बनेगा। पहला है तादात्म्यकरण, दूसरा शोधन, तीसरा पलायन, चौथा है उदात्तीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तादात्म्य स्थापित ना करना या तादात्म्यकरण। अगला सवाल 19वां, अच्छा सवाल है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या शैक्षिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए? पहला है बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, दूसरा है विशेष स्कूल और कक्षाएं, तीसरा विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, चौथा है डी उपरोक्त सभी। 19वां में कौन सा राइट हो जाएगा मित्रों? तो 19वां में राइट हो जाएगा अपना डी वाला, यानी ये तीनों शैक्षिक व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए अति आवश्यक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल 20वां देखना। 20वां सवाल कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, फिर नो पूछा है, नो। तो नो वाला कौन सा राइट हो जाएगा? जिज्ञासा, संवेदनशीलता, विस्तारण अक्षमता या धारा प्रवाहिता। तो इसका सीधा सा आंसर आपको दिख रहा होगा, सी राइट हो जाएगा, विस्तारण अक्षमता। देखो शब्दों पे जाइए, नहीं पूछा तो यहाँ अक्षमता पूछा है। 21वां सवाल, अगला सवाल है 21वां। दिवा स्वप्न किस बालक की एक सामान्य समस्या है? प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम बताना है आपको। पहला है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा अपराधी बालक, तीसरा रचनात्मक बालक, चौथा है बहिर्मुखी बालक। तो इसमें भी आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा, बी वाला अपराधी बालक समस्या है, सामान्य समस्या है। देखो रचनात्मक और प्रतिभाशाली और बहिर्मुखी बालक तो एकदम अच्छे होते हैं, तो ये दिवा स्वप्न किस में होता है? अपराधी बालकों में। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है, भाई पार्ट्स नहीं है शिक्षण प्रक्रिया का। तो पहला परिवार, दूसरा शिक्षक, तीसरा शिक्षार्थी, चौथा है पाठ्यक्रम। तो देखो ये तीन तो है, ए वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ए वाला परिवार राइट हो जाएगा अपना, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर, 23 नंबर का सवाल देखना, अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सी शिक्षण
सिद्धांत नहीं है, इसमें भी 9 पूछा है। देखो अधिकतर सवाल अपने 9 वाले ही लिए हैं क्योंकि परीक्षा में अधिकतर यही पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत, दूसरा अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है अभिवृत्ति का सिद्धांत। तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा मित्रों? इसमें राइट साफ दिख रहा है, नहीं पूछा है तो यहाँ पे अध्यापक केंद्रितता बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आश्रित चर की भूमिका में कौन आता है? आश्रित चर, पहला शिक्षक, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा शिक्षार्थी, चौथा विद्यालय। तो कौन सा राइट हो जाएगा? साफ दिख रहा है आपको, कौन सा होना चाहिए? आश्रित चर, शिक्षार्थी, सी राइट। आश्रित चर पूछा है तो शिक्षार्थी हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा अपना। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थ्रस्टन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या केटल के द्वारा? तो देखो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ आपको, मोज़ेक का मतलब होता है ठोस, ठीक है, तो आप इससे कन्फ्यूज़न ना हो। तरल ठोस बुद्धि किसने दी थी? अब आप बता सकते हैं आराम से। तो 25 नंबर में हो जाएगा आपका डी, आर बी केटल। किसने दी थी? आर बी केटल ने दी थी। आर बी केटल अपना तरल ठोस बुद्धि देने वाला एक मनोवैज्ञानिक है। अगला सवाल, इसको पूरा कर लेता हूँ। 26वां नंबर का सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें भी 9 पूछा है, अब की बार नहीं है। पहला, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन करना का कार्य करने में इसमें सहायता करता है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ये विशेष समाधान हेतु किया जाता है या रोज़मर्रा की समस्या के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर किया जाता है। इसमें पूछा है आपको 9, कौन सा पूछा है? 9 नहीं पूछा है तो आपको नहीं वाला उत्तर ढूंढना है। तो 26 नंबर में आपका हो जाएगा, देखो कौन सा राइट होगा 26 में? ये वाला, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो व्यापक स्तर पर तो किया नहीं जाता, ये तो एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। एक ही काम क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाता है। बार बार उस एक चीज़ को अपन बार बार किसी और पे भी ट्राई नहीं कर सकते या किसी और पर लागू नहीं कर सकते। वो एक पर ही होता है क्रियात्मक अनुसंधान, इसलिए व्यापक स्तर नहीं होता, इसका संकुचित स्तर होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो अपन करते हैं वो संकुचित क्षेत्र में किया जाता है, यानी एक जने पर एक बार ही किया जाता है या एक समस्या का एक बार ही इसका निदान किया जा सकता है। व्यापक स्तर पर अपन इसको पूरा प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, इसका पूरा जैसे अजमेर ज़िले की कोई समस्या को अपन पूरे राजस्थान पर लागू नहीं कर सकते हैं या उसकी समस्या का निचोड़ अपन राजस्थान पर नहीं लगा सकते हैं। जैसलमेर वाली कोई समस्या अगर ज़्यादा है, जैसे जैसलमेर में पानी की समस्या है, तो अब जैसे जैसलमेर को अपन प्रोजेक्ट मान करके अगर अपन झालावाड़ में अगर पानी की समस्या को सलटाएं तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं, चंबल नदी वगैरह या पानी की व्यवस्थाएं अच्छी है उधर झालावाड़ी कोटा डांग साइड, तो वहाँ पर अपन वो प्रोजेक्ट यहाँ लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान एक चीज़ ऐसी होती है जो संकुचित क्षेत्र में होती है। अगला सवाल 27 नंबर का सवाल है, आरटी से रिलेटेड सवाल है, अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। तो 27 नंबर का सवाल कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, 7 से 13 आयु वर्ग और 6 से 12 आयु वर्ग। तो आरटी 2009 के अकॉर्डिंग तो आपको बी वाला राइट करना है, लेकिन हाँ अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वर्तमान में एनसीएफ जो नई पॉलिसी आई है 2020 वाली, उसमें 6 से 18 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन अपने को अभी तो यही राइट करना है, यही पूछा जाएगा परीक्षा में, 6 से 14 वर्ष। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल है, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 1 कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट। पहला है मौखिक परीक्षा के आधार पर, दूसरा लिखित परीक्षा के आधार पर, तीसरा मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर, चौथा प्रक्षेप या प्रेक्षण के आधार पर। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षण के आधार पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? डी वाला राइट हो जाएगा, प्रेक्षण के आधार पर। अगला सवाल 29 नंबर, सेकंड लास्ट सवाल है। सवाल कहता है
कि निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। शब्द को पकड़ना, वांछनीय। पहला वैधता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा है मानक। तो राइट आंसर सोच समझ कर देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख लेना भले कहीं पे भी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए। वांछनीय पूछा है तो सर्वाधिक वांछनीय पूछा है ऊपर से, तो मापक उपकरण का सर्वाधिक वांछनीय उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी, विश्वसनीयता। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। लास्ट एंड फाइनल सवाल है। मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स दें। और आपने कितने राइट किए 30 में से उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि भी मैंने 30 में से 25 राइट किए, 30 राइट किए, 30 में से 30 राइट किए, तो एक बार लिखें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। तो लास्ट एंड फाइनल सवाल है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। कमी पूछा है, योग्यता में कमी किसका लक्षण है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसकैलकुलिया। तो लिखावट वाली संबंधित आपको पता है ग्राफ है, तो ग्राफ का राइट आंसर ग्राफिया, ए। तो ऑप्शन नंबर इज 1 राइट, ए राइट। ग्राफिया, ग्राफ लिखावट संबंधी, ग्राफ ही लिखते हैं ना अपन, तो ग्राफिया राइट हो जाएगा इसका। तो मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो अपने परीक्षा में आने के लिए तैयार है। परीक्षा में अपने को क्रैक करना है और आपके साथ साथ हम भी आपको बेटर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।